नमस्ते, मेरा नाम महेश एम पाटिल है। मैं बेंगलुरु के ओकलीगर संघ हाई स्कूल में पिछले 25 सालों से सेवारत हूँ। बच्चे, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सबसे पहले मैं आप सभी को एक हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ। बताइए किस काम के लिए? आप सभी 9वीं कक्षा से 10वीं कक्षा में पास होकर 10वीं कक्षा के छात्र बन चुके हैं, इसलिए मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो कितना अच्छा लगता है आपको अपने परिवार के साथ बिताने का एक अच्छा वक्त समय मिला है। कितना अच्छा लगता है दोस्तों, आपको अपने परिवार के साथ मिलने का एक अच्छा मौका मिला है। मैं समझता हूँ आपने इन छुट्टियों का खूब फ़ायदा उठाया होगा, खूब मज़ा लुटाया होगा। कितना अच्छा लगता है जब एक परिवार सब साथ में आप रहते हैं। आपके पिता घर में थे, माँ भी थी, नाना नानी, भाई, दादा दादी सब एक साथ जब एकजुट होकर रहते हैं तो कितना अच्छा लगता है दोस्तों। तो इसलिए मैं समझता हूँ आपने इन छुट्टियों का खूब फ़ायदा उठाया होगा। चलिए, मैं समझता हूँ, अच्छा अब ऐसा करते आप अपने परिवार के साथ आप सभी अत्यंत खुश थे, तो यहाँ पे मैं एक सुंदर परिवार का चित्र मैं आपको दिखा रहा हूँ। आइए, ये बंटू के परिवार से हम मिलते हैं। बीच में जो खड़ा है ना, ये बंटू है। इस प्यारे से नटखट छात्र का, इस बच्चे का ये जो परिवार है, इस परिवार से हम परिचित हो जाते हैं। बच्चों, आप सभी घर में छुट्टियों में थे, सब साथ में थे। शायद बंटू की तरह आपने भी इन छुट्टियों का खूब फ़ायदा उठाया होगा। जैसे अलग अलग सुंदर फूलों से एक फूल माला सजती है, वैसे ही परिवार का भी एक अलग अलग संबंध होता है। जैसे हम बंटू के परिवार से अब हम क्या करेंगे, परिचित होंगे दोस्तों। चलिए, यहाँ मैं बंटू का चित्र एक तरफ दिखा रहा हूँ आपको, उसके पिता का चित्र इधर है। तो बीच का जो संबंध है वो कैसे बनता है? यहाँ बंटू डैश पिता है, बंटू डैश माँ है, बंटू डैश दादा है। इन दो शब्दों के बीच, दो व्यक्तित्व के बीच आपको संबंध बिठाना है। तो हिंदी में आप कैसे संबंध बिठाएंगे? देखिए, आप बोर्ड में यहाँ पे दिखाया जा रहा है ना। तो चलिए मैं एक उदाहरण बताता हूं आपको। ये है, देखिए, बंटू के पिता, है ना। तो पिताजी को के शब्द लगता है, वहां पे के कारक परसर्ग लगता है, बंटू के पिता। चलिए आप अगला बताइए, देखेंगे बंटू डैश माँ, क्या लगना चाहिए वहां पे बच्चों? अच्छा, बंटू की माँ। सही बताया तुमने, बिल्कुल सही बताया, बहुत अच्छे। अच्छा, इसे कौन बताएगा? अच्छा, तुम बताओगे? अच्छा बोलो, बंटू डैश दादा, बंटू के दादा। इस प्रकार दो शब्दों के बीच में, दो व्यक्तित्व के बीच में यह संबंध बिठाता है। ठीक उसी तरह ऐसे शब्दों के बीच में संबंध बिठाने वाली बात को हम थोड़ी बहुत आज क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों। चलिए, मैं यहां पे एक वाक्य बता रहा हूं, बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, राम रावण तीर मारा। ये कुछ अटपटा लग रहा है ना आपको? राम रावण तीर मारा, कुछ अटपटा लग रहा है आपको। चलिए मैं इसका शुद्ध वाक्य आपको बता देता हूं। ये देखिए, राम ने रावण को तीर से मारा। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये ने को से जो है, इन्हें कारक परसर्ग कहते हैं। एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए इन कारक परसर्गों का होना बहुत जरूरी है दोस्तों। खास तौर पर आप 9वीं कक्षा से 10वीं कक्षा में आ चुके हैं, इसलिए आपको इन सब बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है दोस्तों। चलिए, इस कारक के बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी पाएंगे दोस्तों। कारक क्या चीज है, देखते हैं। कारक का मतलब है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो, उसे कारक कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे राम और रावण तीर, ये जो संज्ञा शब्द है, उनके बीच में संबंध बिठाने का काम कौन कौन कर रहा है? यहाँ पे ने को से। इनका कुछ अलग से हट के मीनिंग नहीं होता, मतलब नहीं होता, इनका अलग से कोई अर्थ नहीं होता। जब ये वाक्य के बीच में, संज्ञाओं के बीच में, सर्वनामों के बीच में बनते हैं तो वाक्य पूरी तरह से हमें समझ में आता है। जैसे अभी आप ऊपर का वाक्य
वाक्य देखिए, नीचे का ये वाक्य देखिए, इन दोनों वाक्यों में आपको फर्क पता चला होगा दोस्तों, है ना। तो इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। कारक के 8 भेद है दोस्तों। 10वीं कक्षा के हिसाब से मैं कह रहा हूं, जैसे 10वीं कक्षा के लिए भी एक महत्वपूर्ण है और 9वीं कक्षा में आपने थोड़ा बहुत सीखा है और 10वीं कक्षा के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए आप लिखने जा रहे हैं ना, तो उस हिसाब से भी ये महत्वपूर्ण है। इस अध्याय के बारे में, इन विचारों के बारे में हम जानकारी आज प्राप्त करेंगे। कारक के 8 भेद है दोस्तों। पहला जो कारक है कर्ता कारक, इसका जो चिन्ह है ने परसर्ग, दूसरा कर्म को, तीसरा है कर्ण से, और चौथा जो है संप्रदान को के लिए, उसके बाद अपादान से, उसके बाद संबंध, अभी मैंने जैसे जैसे आपको दिखा रहा था, का, के, की, और उसके बाद दोस्तों अधिकरण में, पर, और उसके बाद दोस्तों संबोधन हे, अजी, अहो, अरे इत्यादि। ये 8 जो है कारक है, कारकों के नाम हैं, इनके अलग अलग चिन्ह यहां पर बोर्ड पर प्रदर्शित है दोस्तों, आप इन्हें देख रहे हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कर्ता कारक के बारे में। कर्ता कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वह है ने है, और ये बगैर विभक्ति चिन्ह के भी इसका प्रयोग किया जाता है। जानते इसके बारे में। जिस संज्ञा या सर्वनाम से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। यानी वाक्य में जो करता है, जो काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। दोस्तों यहां विजेता बैठी है, वो खाने के प्लेट खाना खा रही है। देखिए यहां पे 3 वाक्य है दोस्तों। विजेता खाना खाती है, विजेता ने खाना खाया, विजेता खाना खाएगी। यहां मैंने तीनों काल के वाक्यों का उदाहरण आपको बताया है। पहला जो वाक्य है वो वर्तमान काल का है दोस्तों, दूसरा जो है वो भूतकाल का है, तीसरा जो है वह भविष्यत काल का है। तीनों काल के अंतर्गत आपने गौर किया होगा, वहां पे आपको बीच का जो लग रहा है ना, भूतकाल के अंतर्गत ने परसर्ग का प्रयोग हुआ है। मतलब यह साफ जाहिर हुआ, यह बिल्कुल सही तरह से आपको समझ में आया होगा कि ने का प्रयोग वर्तमान काल में और भविष्यत काल में उसका प्रयोग नहीं होता। ने का प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों? भूतकाल में ने का प्रयोग किया जाता है। ये ने प्रयोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग है। हम इसके बारे में थोड़ी बहुत क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों। चलिए ने के कुछ चंद महत्वपूर्ण नियम हैं, मैं उन्हें बहुत ही आसान ढंग से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपको इस बारे में ध्यान देना होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए सबसे पहले ने का प्रयोग, जैसे मैंने अभी अभी आपको उदाहरण के जरिए बताया, दिखाया, जैसे ने का प्रयोग केवल भूतकाल में किया जाता है दोस्तों। और उसके बाद ने का प्रयोग तभी किया जाता है जब वाक्य में क्रिया सकर्मक हो। सकर्मक क्रिया हो तो ने का प्रयोग होता है दोस्तों, अकर्मक क्रिया हो तो ने का प्रयोग नहीं होता। चलिए अब आप मुझसे पूछेंगे, सर ये सकर्मक क्रिया क्या चीज़ है सर, आप इसे कैसे पहचानें हम करके, है ना। तो इसके लिए मैं बताऊंगा दोस्तों, ये बहुत आसान है सकर्मक क्रिया को पहचानना, क्योंकि वाक्य में प्रस्तुत क्रिया जो होती है ना, उस क्रिया से क्या किसे लगाकर हमें प्रश्न करना होगा। अगर उत्तर निकलता है तो वह सकर्मक क्रिया है, अगर उत्तर नहीं निकलता है तो बिल्कुल अकर्मक क्रिया है। तो उसी प्रकार दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक उदाहरण दिखा रहा हूँ। मोहन हंसा, है ना, एक वाक्य है, मोहन हंसा। तो हम इसमें क्रिया शब्द कौन सा है? क्रिया क्या है? हंसा है। इसे प्रश्न पूछते हैं, क्या हंसा, है ना, उत्तर आएगा, बिल्कुल अटपटा लग रहा है। किसे हंसा, ये प्रश्न का भी उस उत्तर नहीं निकलेगा, यानी हंसा जो इसका उत्तर हमें नहीं मिल रहा है। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं, और एक उदाहरण मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। मोहन ने फल खाया। अब इसका क्रिया शब्द कौन सा है? खाया है दोस्तों। खाया से प्रश्न करेंगे, क्या खाया, उत्तर मिलेगा ना, फल खाया। किसे खाया, तो उत्तर तो नहीं मिलता। इनमें से 2 प्रश्नों में से दोस्तों अगर एक का उत्तर निकलता है तो वह सकर्मक क्रिया है। तो यूं समझिए, तो उत्तर क्या है इसका? फल।
तो आगे हम जान गए कि हंसा जो है वह अकर्मक क्रिया है और खाया जो है वह सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया हो तो ने का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको एक श्रुतलेख दे रहा हूं। सब अपने अपने किताब हाथ में लीजिए, कलम हाथ में उठाइए, किताब लीजिए। मैं आपको श्रुतलेख यानी डिक्टेशन दे रहा हूं दोस्तों। चलिए मैं चंद सरल शब्दों का श्रुतलेख दे रहा हूं, क्योंकि छुट्टियों में आपने हिंदी को शायद ही पढ़ा होगा, शायद ही लिखा होगा। चलिए एक तालीम हो जाए, मैं बिल्कुल सरल शब्दों का, ठीक है, मैं ज्यादा आपको तंग नहीं करूंगा दोस्तों, ठीक है। राइट, लिखेंगे। चलिए, खाया, दूसरा देखा, रोया, हंसा, पढ़ा, गया, लिखा, आया, चला, सुना। ठीक है, अच्छा आपने लिख लिया ना, ठीक है। मैं अभी इसे इन्हें क्या करूंगा, अभी बोर्ड पर क्या करूंगा दोस्तों, प्रदर्शित करूंगा। देखते अभी, देखा ना। अभी आपको क्या करना होगा, आपने जो लिखा है उसके साथ आपको स्वमूल्यांकन करना होगा। देखिए पहला खाया, महाप्राण ख लिखा है आपने, बहुत सही बात है। देखा, रोया, हंसा, पढ़ा, गया, सुना, लिखा, आया और चला करके लगभग 12 शब्द मैंने आपको उक्त लेखन यानी श्रुत लेख मैंने आपको दिया। ठीक है, अब अभी अभी जैसे मैंने बताया, इन क्रिया शब्दों को मैं एक काम और देने जा रहा हूं आपको। अभी क्या करना होगा आपको, आप क्या करेंगे, सकर्मक क्रिया करके एक तालिका बनाएंगे और एक बात बगल में अकर्मक क्रिया करके एक तालिका बनाएंगे। जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि सकर्मक क्रिया कैसे पहचानी जाती है और अकर्मक क्रिया कैसे पहचानी जाती है। चलिए मैं आपको थोड़ी देर के लिए वक्त दे देता हूं, आपको करना होगा। चलिए लिखिए, देखेंगे, उन्हें पहचानना होगा। पहचानने के लिए मैंने आपको एक उपाय बताया था। क्या करना है, उन क्रिया से पूछना पड़ेगा, किन प्रश्नों से, क्या, किसे। अगर उत्तर मिलता है तो क्या है, सकर्मक क्रिया है। अगर उत्तर नहीं मिलता है तो वह अकर्मक क्रिया है। चलिए अभी देखते हैं आप कैसे लिखेंगे, थोड़ी देर दे देता हूं। अच्छा, आपने किया होगा। चलिए सबसे पहला जो शब्द है खाया, खाया सकर्मक है या अकर्मक है, इसे कैसे पहचाने, क्या खाया, किसे खाया। अच्छा, यह सकर्मक क्रिया है, बिल्कुल सही है। दूसरा, क्या देखा, किसे देखा, दोनों जवाब आप मिल रहे हैं ना, आपको मिल रहा है ना, तो क्या ये सकर्मक है, बिल्कुल सही, तुमने सही बताया, यस। तीसरा जो देखेंगे, रोया, क्या रोया, किसे रोया, बिल्कुल प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता, इसलिए दोस्तों ये क्या हुआ, यह अकर्मक क्रिया है। उसके बाद हंसा, क्या हंसा, किसे हंसा, है ना, आपके प्रश्न पर ही हंसेंगे, तो इसलिए ये अकर्मक है। पढ़ा, भाई क्या पढ़ रहा है, सकर्मक है। गया, क्या गया, किसे गया, गलत बनता है ना, प्रश्न ठीक नहीं बनता, उसके उत्तर भी नहीं मिलते, इसलिए गया जो है अकर्मक है। सुना, व्हाट डिड यू लिसन, है ना, सकर्मक है। लिखा, क्या लिखा, सकर्मक है। उसके बाद आया, क्या आया, किसे आया, गलत होगा प्रश्न, कौन आया करके ठीक होगा, मगर क्या आया ठीक नहीं होगा, इसलिए गलत है, यह अकर्मक क्रिया है। और उसके बाद चला, क्या चला, किसे चला, गलत होगा, चला जो है वह अकर्मक है। अभी इस सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रियाओं को आपने पहचाना, आपने एक अच्छी तरह से आपने कोशिश भी की, मैं इसलिए आप सभी का बधाई देता हूं, वेरी गुड, शाबाश। चलिए अब आपने ये जाना कि सकर्मक क्रिया हो तो वाक्य में क्या होता है, ने का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते इसका और एक नियम देखते हैं। कर्म गुप्त हो तो क्रिया पुल्लिंग एक वचन में होना चाहिए। वाक्य में कर्म जो होता है ना, आपने कन्नड़ में भी सीखा है, कर्तृ कर्मणि क्रिया पदांत, ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅದೇ ತರ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ कर्ता कर्म क्रिया एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। देखते हैं अभी, जैसे मैंने देखा एक वाक्य है, नानु नोडिदे, क्या देखा पता नहीं। दूसरा है
हमने सुना। अच्छा, क्या सुना पता नहीं। तीसरा है लड़कों ने देखा। लड़कों ने क्या देखा पता चल रहा है? नहीं। इसके बाद लड़कियों ने सुना करके। अब एक बात खास तौर पर ध्यान दे रहे, यहां पे सारे जो क्रिया शब्द है वो देखा सुना जो है वो अक्सर लड़कों के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी पुल्लिंग है, यानी एक वचन है। ये इसका नियम है। अगर उन्होंने क्या देखा है, उन्होंने क्या सुना है, वो कर्म पद है। अगर वो कर्म गुप्त हो तो क्रिया को क्या रखना चाहिए? पुल्लिंग एक वचन में रखना चाहिए। चाहे वो लड़की प्रयोग करती है, लड़के प्रयोग करते हैं, लड़कियां प्रयोग करती है, कुछ फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। इसका अगला नियम देखते हैं। कर्ता के साथ ने, कर्म के साथ को जब आता है तब भी क्रिया को पुल्लिंग एक वचन में होना चाहिए। देखिए कैसा है, कर्ता के साथ ने। देखिए यहां पे सीता ने गीता को देखा। क्या सर ऐसा लग रहा है सीता ने गीता को देखा? हाँ भाई, ये रूल है। सीता के साथ ने क्यों लगा? क्योंकि भूतकाल का वाक्य है, क्योंकि देखा सकर्मक क्रिया है, इसलिए सीता के साथ क्या है? ने लगा हुआ है दोस्तों। आप देख रहे हैं गीता को, गीता कर्म शब्द है। अगर कर्म प्राणीवाचक है तो को लगता है, आपको ध्यान में रखना होगा। इफ द कर्म वर्ड इज लिविंग थिंग, उसके साथ को लगता है। तो कर्ता के साथ ने, कर्म के साथ को जब आएगा तब भी क्या करना होगा? आपको पुल्लिंग एक वचन में रखना होगा। लड़कों ने लड़कियों को देखा। देखिए वहां पे पुल्लिंग बहुवचन है, स्त्रीलिंग बहुवचन है, फिर भी क्रिया पर उसका असर नहीं पड़ रहा है दोस्तों। उसके बाद राम ने रावण को मारा, यहां पर भी आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार यह एक नियम है, खास तौर पर इन नियमों को आपको ध्यान में रखना होगा, दोहराना होगा दोस्तों। चलिए अगला नियम देखते हैं। कर्ता के साथ ने आने पर क्रिया कर्म के अनुसार बदलती है। कर्ता की बात ही नहीं सुनता वो। देखते हैं यहां पर एक उदाहरण। देखिए राजू ने रोटी खाई। आपको अजीब सा लगता है, सर राजू ने रोटी खाया, ऐसा होना चाहिए ना सर? नहीं, क्योंकि वहां पे ने का प्रयोग किया गया है, क्योंकि वहां पे ने का प्रयोग किया गया है। राजू ने रोटी खाई, यहां कर्म शब्द क्या है? रोटी है। रोटी स्त्रीलिंग है इसलिए खाई में बदला। उसके बाद राजू ने रोटियां खाई, तो यहां पे आप देख रहे, ध्यान दे रहे दोस्तों, रोटियां स्त्रीलिंग बहुवचन है, तो इसलिए क्रिया शब्द भी स्त्रीलिंग वचन में बहुवचन में बदला है। देखिए वहां पे बिंदी है, बिंदी का मतलब स्त्रीलिंग बहुवचन का उदाहरण है वो। रश्मि ने फल खाया। देखिए फल पुल्लिंग एक वचन है, इसलिए क्रिया भी क्या है? पुल्लिंग एक वचन बना है। उसके बाद लड़कियों ने आम खाया। देखिए लड़कियों ने आम खाया, आम पुल्लिंग एक वचन है, इसलिए क्रिया शब्द भी क्या बना? यहां पे खाया, पुल्लिंग एक वचन बना है दोस्तों। लड़कों ने पानी पिया, पानी पुल्लिंग है हिंदी में, तो पुल्लिंग एक वचन है इसलिए पिया करके आया है। तो इसलिए ध्यान में रखना होगा, कर्ता के साथ जब ने जब आएगा तब क्रिया क्या करती है? कर्म के अनुसार बदलती है, न कि कर्ता के अनुसार नहीं बदलेगी। तो यहां पे ने का जो प्रयोग मैंने अब तक आपको बताया। इसके बाद जो दूसरा कारक जो है दोस्तों, वह कर्म कारक है। कर्म कारक का जो कारक प्रसर्ग जो है वह को है। तो चलिए को प्रसर्ग कहां प्रयोग करना चाहिए? वाक्य की जिस संज्ञा या सर्वनाम से क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं, है ना। जो क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे हम लोग कर्म कारक कहते हैं। यहां पे देख रहे हैं रश्मि सेब खाती है, खाने का जो असर किस पर हो रहा है? यहां पे सेब पर, तो सेब कर्म कारक है। यहां पे देखिए वो अप्राणीवाचक है इसलिए उसके साथ को नहीं लगा है दोस्तों। आप यहां ध्यान दे रहे होंगे। उसी तरह अगला उदाहरण देखेंगे। पुलिस ने चोर को पकड़ा, है ना। चोर जो है वह प्राणीवाचक है इसलिए उसके साथ को लगा है। अध्यापक ने विद्यार्थी को बुलाया, यहां पे भी को प्रसर्ग लगा है। एक बात आपको ध्यान में रखना होगा, अप्राणीवाचक कर्म के साथ को नहीं लगता, है ना। कभी कभार जोर देने के लिए उपयोग किया जा सकता है, वरना अप्राणीवाचक शब्दों के कर्म के साथ को नहीं लगता। दूसरे वाक्य में प्राणीवाचक है, चोर प्राणीवाचक है, अतः वहां को लगाना आवश्यक है दोस्तों। तो कर्म के बारे में आपने जाना। इसके बाद मैं और एक सिंबल जो है
संप्रदान कारक को और के लिए है। इन दोनों को मैं इसीलिए आप दोनों को एक साथ बता रहा हूं ताकि इन दोनों के बीच में मैं तालमेल बिठाकर आपको अभी शंका है, डाउट है, उसे मैं क्लियर करूंगा दोस्तों। यहां पे आप ध्यान दे रहे हैं संप्रदान कारक क्या है? जिस संज्ञा के लिए कोई कार्य किया जाता है या जिसे कुछ दिया जाए तो क्या होता है, वहां संप्रदान कारक है। यहां पे देखिए, उस बच्चे को खाना दो यार, कब से रो रहा है। ठीक है, वहां उस बच्चे को खाना देने की बात हो रही है। उस खूली को पैसे दो यार, मेरे पास छुट्टे नहीं है ना। तो अध्यापक ने विद्यार्थी को प्रमाण पत्र दिया, है ना। नानी ने बच्चे के लिए पेन खरीदा। तो इन बच्चों में किसी के लिए कुछ करने के, इन वाक्यों में किसी के लिए कुछ करने के और कुछ देने की बात होती है, वहां संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक में दोस्तों आपको ध्यान में रखना होगा कि क्रिया में क्रिया शब्द की ओर, उसके अर्थ की ओर ध्यान देना होगा जहां कुछ देने की बात होती है। चलिए, अब इन दोनों का मैं ये बनाकर क्या कर रहा हूं, एक तालिका बना कर रहा हूं, आपको क्या कर रहा हूं, डाउट क्लियर कर रहा हूं। देखिए यहां पे रश्मि सेब खाती है, सेब कर्म है, ठीक है, क्रिया का असर उस पर पड़ रहा है। यहां उस बच्चे को खाना दो, अभी अभी आपने कहा सर प्राणीवाचक कर्म के साथ को लगता है करके, तब वो कर्म कारक क्यों नहीं बनता करके आप पूछेंगे। मैं यहां कह रहा हूं संप्रदान कारक के अंतर्गत आपको ध्यान देना होगा दोस्तों। वहां पे उस वाक्य का मतलब देखिए, है ना। पुलिस ने चोर को पकड़ा, है ना, किसे पकड़ा, चोर को। चोर कर्म कारक इसलिए को आया है। उस कुली को पैसे दो, देने की बात है, इसलिए कुली को संप्रदान कारक है। देखिए ये दोनों वाक्य बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। अध्यापक ने विद्यार्थी को बुलाया, किसे बुलाया, विद्यार्थी को बुलाया। अध्यापक ने विद्यार्थी को प्रमाण पत्र दिया। आप यहां पे गौर कर रहे दोस्तों, विद्यार्थी को संप्रदान कारक है, वहां पे विद्यार्थी को जो है वह कर्म कारक है दोस्तों। मैं समझता हूं आपको इस बारे में क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला जो उदाहरण है संबंध कारक। अभी अभी जैसे मैंने शुरुआत के तौर पर बताया, देखिए यहां नानी हो, यहां रश्मि हो या मनोज हो, और ये तीनों जो चरित्र मैंने आपको दिखाया है बोर्ड पर, उनका कुछ असर नहीं होता। का के पीछे जो है उनका कोई असर नहीं होता। का के बाद जिस शब्द का प्रयोग किया गया है वह महत्वपूर्ण है। तो यहां नानी का भाई, यानी भाई पुल्लिंग है, भाई एक वचन है, इसलिए का प्रयोग करें। उसी प्रकार रश्मि के पिता, देखिए पिता पुल्लिंग है, पिता एक वचन है ना सर, नहीं, हम लोग पिता को कभी भी एक वचन में प्रयोग नहीं करते। पिताजी को इज्जत देते हैं, आदर देते हैं, पुल्लिंग बहुवचन के तौर पर उनका उपयोग करते हैं, तो इसलिए रश्मि के पिता। उसी तरह मनोज की बहन, देखिए बहन स्त्रीलिंग है, अगला शब्द स्त्रीलिंग एक वचन हो या बहुवचन हो तो की का प्रयोग करना चाहिए। यहां नानी, रश्मि और मनोज के जगह कोई भी आए कुछ असर नहीं पड़ता। तो देखिए यहां पर उदाहरण आप देख पा रहे दोस्तों, तो देखिए यहां पे उदाहरण स्कूल का दोस्त, देखिए एक नॉन लिविंग थिंग को रख दिया मैंने वहां पे, ठीक है, क्योंकि वो मेरा स्कूल का दोस्त है। अच्छा, किसी को बता रहे ना, वो है ना मेरा स्कूल का दोस्त है। वो देखो स्कूल के बच्चे, देखिए बच्चे पुल्लिंग बहुवचन इसलिए किया आया है, वो मेरी स्कूल की सहेली है, सहेली स्त्रीलिंग है। अगला शब्द तो काकेकी का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपने ध्यान दिया होगा दोस्तों, इसे नोट किया होगा करके मैं समझता हूं दोस्तों। इसके बाद करण कारक दोस्तों। करण कारक का मतलब है, करण का मतलब है साधन, एक इंस्ट्रूमेंट। क्रिया को करने में कर्ता जिस साधन की सहायता लेता है वह निर्जीव संज्ञा जो है वह करण कारक होती है, ठीक है। तो वहां पे आप ध्यान दे रहे हैं, चाकू से फल काटा, मैं अंत में बाय करके ब्रैकेट में लिखा हूं। आप 10वीं के छात्र हैं, अभी ऐसे छोटे मोटे अंग्रेजी शब्दों का मतलब तो आप जानते ही होंगे। ये बहुत सरल शब्द है, बाय करके। चाकू से फल काटा, अगर मैं कन्नड़ में समझाऊंगा तो बहुत थोड़ा बहुत इंदा 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 करके आ जाएगा। एक से का लगभग 7 अर्थ मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। तो आपको ये इसमें ये बदलाव करना होगा कि ये करण कारक कौन से, अपादान कारक कौन से, मैं अभी बहुत अच्छी तरह से आपको यहां पर दिखा रहा हूं। चाकू से फल काटा मतलब चाकू से, बाय नाइफ, है ना, बाई करके प्रयोग करते हैं। मैं कलम से लिखता हूं,
आई राइट विद द पेन। देखिए यहां पे से का मतलब क्या है, विथ करके प्रयोग किया गया है। उस खिड़की से देख सकते हैं करके आप कहते हैं, है ना, थ्रू दैट विंडो वी कैन सी करके। तो यहां पे आपने देखा होगा चाकू से, बाय नाइफ, कलम से, विद द पेन, खिड़की से, थ्रू द विंडो। ऐसे ध्यान में रखना होगा, बाय, विथ, थ्रू का अगर मतलब देता है तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना होगा वो करण कारक है, करण कारक को भूलना नहीं फिर, ठीक है। इसी तरह दोस्तों अपादान कारक का भी सिंबल क्या है, चिन्ह क्या है, से है। तो यहां पे ध्यान देखिए, जिस शब्द से अलग होने का भाव प्रकट हो वह अपादान कारक होता है, ठीक है। तो देखते आगे, यहां पे मैं उदाहरण आपको दिखा रहा हूं। पेड़ से आम गिरा, पेड़ से जैसे ही आम गिरा ना तो वह सेपरेशन होने वाली बात है, इसलिए मैंने वहां पे सेपरेशन करके लिखा है। विजेता रश्मि से अच्छी है, पढ़ाई में होशियार है वह, विजेता रश्मि से अच्छी है। मैं यहां क्या कर रहा हूं, रश्मि और विजेता के बीच में कंपैरिजन कर रहा हूं, सही पहचाना आपने। मोहन घर से चल पड़ा, मतलब निकलना, निकलना जो अर्थ आता है जो फ्रॉम जैसे ही। पार्थ मैसूर से आया, पार्था केम फ्रॉम मैसूर करके, देखिए फ्रॉम का जो मतलब होता है। और एक बात है, और एक उदाहरण है दोस्तों, मैंने कई दिनों से खुशी को नहीं देखा, अगर अंग्रेजी में इसे बताया जाए तो सिंस मेनी डेज आई हैवंट सीन खुशी करके हम कहते हैं ना। तो इस प्रकार जहां सेपरेशन, कंपैरिजन, फ्रॉम और सिंस का जब मतलब ऐसा मतलब निकलता है तो यह अपादान कारक है। एक तरीका है इसे पहचानने का दोस्तों, आपके अध्यापक ने जो बताया वो भी सही है। ऐसे अंग्रेजी के इन शब्दों के जरिए इन कारकों के बीच का जो फर्क है इसे आसानी से पहचाना जा सकता है। उसी को मैंने यहाँ पे उदाहरण के तौर पर मैंने आपको दिखाया है दोस्तों। जैसे मैंने अभी अभी आपको इन बातों को मैंने आपको समझाया, इस बात को आपको याद रखनी होगी कि बाय, विथ, थ्रू का मतलब देता है तो वह करण कारक है। कंपैरिजन, सेपरेशन, फ्रॉम, सिंस का मतलब देता है तो क्या है, वह अपादान कारक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारकों के अंतर्गत अधिकरण कारक। अधिकरण कारक के चिन्ह है ना दोस्तों, पर और में, ये बहुत ही आसान है। पर का मतलब है ऊपर, में का मतलब है अंदर। अभी देखते उदाहरणों को देखते हैं। जैसे क्रिया के आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम को अधिकरण कारक कहते हैं। यहां पे आप जैसे देख रहे हैं दोस्तों, मेज पर किताबें हैं, पर ऊपर करके, है ना, तो मेज पर किताबें हैं, है ना, क्रिया का आधार यह बता रही है। अगला जो उदाहरण देखेंगे, मछलियां पानी में तैरते हैं, पानी में, इन द वाटर करके, ये बहुत आसान है। परीक्षा के नजरिए से भी इसे ध्यान में रखना होगा दोस्तों। ऐसे सरल उदाहरणों का कभी कभार क्या किया जाता है, चयन किया जाता है दोस्तों। अगला जो देखते हैं, संबोधन कारक। संबोधन कारक के चिन्ह हैं हे, अरे, ओए, अजी करके। जैसे मैंने बताया, आपने पहचाना होगा, संज्ञा के जिस रूप से किसी के पुकारने या संकेत करने का जो भाव पाया जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, संबोधन कारक कहते हैं। जैसे वो बच्चा शॉक हो गया, अरे तुम कब आए करके वो बच्चा कह रहा है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वो लड़की बहुत ही भक्ति से प्रार्थना, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए करके ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, अब तक आपने कारक चिन्हों के बारे में, मैंने कारकों के बारे में जो जानकारी दी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। मैंने क्या किया है, आपको 10वीं के लिए, 9वीं कक्षा से जो 10वीं कक्षा के लिए जो एक महत्वपूर्ण भाग है, उन महत्वपूर्ण विचारों को देखकर इस सेतुबंध कार्यक्रम में ये कर रहा हूँ। और जहाँ आप जितना आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा था उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा मैं मिलाकर क्या कर रहा हूँ, 10वीं की इन बातों को मैं बता रहा हूँ। तो आपने मुझे इतनी देर तक सुना, मैं चाहता हूं कि आपको मैं एक गृह कार्य भी दे रहा हूं दोस्तों। आप सभी क्या करेंगे, इन सभी कारक चिन्हों को और उन उदाहरणों को एक बार अपने लिखेंगे अपने नोटबुक में और अपने अपने अध्यापक को दिखाएंगे। आशा करता हूं कि मेरा ये क्लास आपको समझ में आया होगा। मुझे आपने इतनी देर तक सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, आप अपना ख्याल रखिए। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूं। नमस्ते।